नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो आरोग्य में। ज्योतिष की श्रृंखला में आज एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के बीच में आया हूँ। ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं, लोग हमसे संपर्क करते हैं कि हम अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या पर्सनली घर आकर के मिलना चाहते हैं। तो बड़ा एक पिछले कुछ सालों में जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि 50% केसेस कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ की ट्रबल को लेकर आ रहे हैं। या तो शादियां हो नहीं रही हैं, हो रही हैं तो अच्छी नहीं चल रही हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं या डिवोर्स की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, सेकंड मैरिज होगा या नहीं होगा। 50% कुंडलियाँ इन्हीं विषयों को लेकर हमारे पास आने लगी हैं। ये पिछले कुछ सालों में देखने में ज़्यादा आया। पहले अगर आज से 8-10 साल पहले मुझे तो लगभग ज्योतिष का विश्लेषण करते करते 17-18 साल हो चुके हैं। अगर आज से मैं 10 साल पीछे जाऊं तो लोग करियर माइंडेड थे, करियर को लेकर ज़्यादातर अप्रोच होता था कि करियर कैसा रहेगा, किस फील्ड में जाएँ, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन अब जो देख रहा हूँ वो केसेस उल्टे हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक इस विषय पर विश्लेषण करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे संयोग बन जाते हैं जिनसे कि मैरिज लाइफ ट्रबल में आ जाती है या डिलेड मैरिज होती है। खैर, आज के टॉपिक को मैं सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स पे रखूँगा। डिलेड मैरिज या अदर रीजंस को फिर कभी डिस्कशन में लेकर के आएंगे, डिवोर्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, डिवोर्स पर चर्चा करें तो डिवोर्स भी दो तरीके के हो जाते हैं। एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स है, जिसका कि बहुत सीधा सा लीगल प्रोसेस है कि आप 6 महीने 8 महीने में एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। एक डिवोर्स होता है जो वन साइडेड होता है, जहाँ पे लंबा लीगल प्रोसेस चलती है क्योंकि अदर साइड इज़ नॉट विलिंग टू गिव यू डिवोर्स। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम बात करते हैं दोनों की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 7th हाउस। 7th हाउस को मैरिजेस का हाउस माना गया है, कमिटमेंट का हाउस माना गया है, रिलेशनशिप वेयर यू कमिट। अब कमिटमेंट क्यों आता है इसको समझिए। सूर्य उदय होता है लग्न में, अस्त होता है सप्तम भाव में। यानी कि हम सेल्फ को जहाँ पर एक तरह से डुबा दें या सेल्फ को जहाँ ख़त्म कर दें। सूर्योदय हमारा सेल्फ का उदय होना, सूर्यास्त हमारे सेल्फ का डाउन होना। तो अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य ईगो को भी दर्शाता है, ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 7th हाउस को हमने इसीलिए मैरिज से ऋषियों ने जोड़ा था कि वहाँ कहीं ना कहीं हम अपने ईगो को पीछे रख लेते हैं, अपने सेल्फ को पीछे रख लेते हैं और दूसरे को हायर पोजीशन देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि नाउ यू आर पार्टनर ऑफ माय लाइफ और अब हम आपके साथ जीवन बिताएंगे। कमिटमेंट देते हैं। तो कमिटेड लाइफ यानी मैरिज, जिसको आज की लैंग्वेज में बोलें, वो 7th हाउस से रिलेटेड होती है। एक बहुत छोटा सा सूत्र आपको बता दे रहा हूँ जो मेरी बात में छुपा हुआ है, समझिए। मैरिज का सीक्रेट ही ईगो को साइड में रखना है। सूर्यास्त यानी हमारा ईगो समाप्त, हम अपने सेल्फ को, वो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मेल, दिस इज़ फॉर फीमेल एज वेल। क्योंकि 7th हाउस मेल हो या फीमेल, दोनों की हॉरोस्कोप में मैरिज का हाउस है। कहीं ना कहीं मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को भी बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं एक बहुत बेसिक सा जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ कि ईगो ही ज़्यादातर मैरिजेस में डिवोर्स का रीज़न बनता है। एनी ऑफ देम इज़ हैविंग ईगो, इधर मेल और फीमेल, तो रिलेशनशिप बहुत लंबी नहीं चल पाती है। इस बात को मैंने एस्ट्रोलॉजिकली समझाया कि लग्न सूर्योदय और सप्तम भाव सूर्यास्त यानी ईगो का समाप्त होना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हाउस है 7th हाउस। उसके अलावा 2nd और 8th हाउसेस भी रोल प्ले करते हैं। अब एक एक हाउस को समझाता हूँ कि क्यों रोल प्ले करते हैं। 2nd हाउस हमारी फैमिली है। कहीं ना कहीं जब हम मैरिज करते हैं, किसी से भी मैरिज करें, तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, देर से हो या सवेर से हो। कई बार केसेस में देखा गया लोग लव मैरिज कर लेते हैं, फैमिली से अलग रहते हैं, लेकिन देर सवेर कहीं ना कहीं फैमिली हमारी टच में आती ही है। तो फैमिली का रोल प्ले बढ़ जाता है। अगर फैमिली में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव तत्व मौजूद हैं, तो वो आपकी मैरिज लाइफ में उथल पुथल मचाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमेंट्स करते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, पति पत्नी में अनबन पैदा करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं फैमिली के लोग। इस तरह के रोल प्ले होते हैं और ये रोल प्ले और बढ़ जाते हैं जब मार्स, राहु या केतु का इफेक्ट वहाँ पर, क्योंकि मार्स भी झगड़ालू है। राहु केतु को नेचुरली सेपरेशन का प्लैनेट माना गया है। तो 2nd हाउस अगर मार्स राहु केतु के इफेक्ट में आ जाए तो एक ज़बरदस्त योग बनाता है कि फैमिली की वजह से
डिवोर्स होते हैं, बनते हैं। खैर आगे और उसको समझेंगे। सेकंड हाउस का एक और रोल प्ले है जो मैरिज को सस्टेन करने का, अगर एक तो सपोर्टिव फैमिली मिल जाए, आपकी फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, भाई बहन सपोर्टिव हैं, तो नेचुरली मैरिज चल जाती है, सस्टेन हो जाती है। दूसरा है बैंक बैलेंस, फिनांस से भी सेकंड हाउस जुड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल कंडीशन भी मैरिज को सस्टेन करती है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ज़्यादातर झगड़ों का रीज़न फिनांस भी बनता है। ईगो और फिनांस दो चीज़ें ही होती हैं सेपरेशन का रीज़न, या तो ईगो सेपरेशन करवाता है या फिनांस करवाता है। अगर ये दोनों नहीं हैं, यानी कि ईगो नहीं है और फिनेंशियल ट्रबल नहीं है, यानी सेकंड हाउस सपोर्ट कर रहा है, तो मैरिज सस्टेन कर जाती है। इसलिए सेवन्थ के साथ साथ सेकंड पर भी नज़र डालनी ही चाहिए। सेवन्थ में लाख पॉजिटिव ग्रह बैठे हों, जुपिटर वीनस सबका इफेक्ट हो, लेकिन अगर सेकंड हाउस मार्स केतु राहु के इफेक्ट में आ गया है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। थर्ड हाउस जो इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है वो है एर्थ हाउस। एर्थ हाउस भी मैरिज को सस्टेन करता है। एक नेचुरल फार्मूला भी एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि एवरी नेक्स्ट हाउस सस्टेन्स द लास्ट हाउस, यानी हर अगला घर पिछले घर को सस्टेन करता है। तो एर्थ क्या है, सेवन्थ से नेक्स्ट हाउस है, तो नेचुरली भी वो सेवन्थ को सस्टेन करेगा, सेवन्थ की लॉन्गेविटी के लिए जिम्मेदार होगा। मैरिज कितनी लंबी चलेगी इसके लिए वो जिम्मेदार होगा। दूसरा एर्थ हाउस का रोल प्ले ये है कि वो आपके पार्टनर की फैमिली और फिनांस बन जाता है। अगर पार्टनर का फैमिली और फिनांस भी सपोर्टिव है तो देखने में आया है कि मैरिज चल जाती है। यानी अगर पार्टनर की फैमिली भी आपका सपोर्ट करती है, वो लोग भी फाइनेंशियली वेल टू डू हैं, पार्टनर इज़ ऑल्सो अर्निंग वेल एनफ, तो भी मैरिज चल जाती है, सस्टेन हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे मैरिज को सस्टेन करने का काम करती हैं। उसके अलावा एक घर का रोल प्ले और बढ़ जाता है, वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारी मेंटालिटी को शो करता है, हमारे अटैचमेंट को शो करता है, हम किससे कितना डीपली अटैच्ड हो रहे हैं, इसको भी फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और देखिए कोई भी मैरिज हो विदाउट अटैचमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप बनाता है, फिफ्थ हाउस फ्लर्टियस नेचर देता है, फिफ्थ हाउस थोड़ा सा एक ऐसी पर्सनालिटी देता है जिससे अपोजिट सेक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। कैजुअल रिलेशनशिप बनती हैं, कुछ दिन साथ में रहते हैं, चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन कमिटेड में टर्न आउट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो कैजुअल अप्रोच डीपली कनेक्टेड होगी, ये फोर्थ हाउस इंश्योर करता है। तो ये एक हिडन हाउस है जिस पर ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ध्यान नहीं देते हैं मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को जज करते समय, जबकि मैं फोर्थ हाउस पे बहुत ध्यान देता हूँ। और आप गौर करें, अगर पूरे ज्योतिष शास्त्र को समझें तो फोर्थ हाउस का कारक है चंद्रमा। और हमने हमारा जो ज्योतिष शास्त्र जिसमें मैरिज को मिलाने का जो अष्टकूट गुण सिस्टम है, जिसमें 36 गुण मिलाए जाते हैं और फिर ये निकाला जाता है कि पति पत्नी में कितना मेल मिलाप रहेगा, वो पूरा गुण ही चंद्रमा पर ही बेस है। चंद्रमा के आधार पर ही पूरी कैलकुलेशन की जाती है। चंद्रमा यानी चौथा भाव। और यही देखा जाता है कि मानसिक रूप से पति पत्नी कितना एक दूसरे से अटैच रहेंगे, क्योंकि हम जितना मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो एक फिल्म का एक गीत मुझे याद आता है कि तेरा साथ है तो अंधेरों में भी रोशनी है। तो वो चीज़ बन जाती है जब एक दूसरे से हम मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। तो कई बार फिनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हम बॉदर नहीं करते हैं, ईगो भी क्लैशेस होते हैं तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। तो फोर्थ हाउस का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा। ईदर ऑफ द पार्टनर इज़ हैविंग वहाँ पे मार्स केतु राहु का इफेक्ट आ जाए या सैटर्न का इफेक्ट आ जाए। देखिए मैं मार्स केतु राहु सैटर्न को क्यों कह रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ। नेचुरली सैटर्न राहु एंड केतु आर कंसीडर्ड एज द प्लैनेट ऑफ सेपरेशन। इनको विच्छोह कारक ग्रह माना गया है, जो जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, जहाँ भी कनेक्शन बनाते हैं, उससे विच्छोह पैदा करते हैं, उससे सेपरेशन करवाते हैं। मार्स फाइटिंग है, तो फाइटिंग हर कहीं कहीं पे बहुत अच्छी है। फाइटिंग आपके प्रोफेशन को देखें तो फाइटिंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आती है तो वही फाइटिंग एटीट्यूड अच्छा नहीं रह जाता। हम अपने कलीग से लड़ सकते हैं, हम अपने बॉसेस को डोमिनेट कर सकते हैं, हम अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स को डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब वही डोमिनेंस हम लाइफ पार्टनर पे अप्लाई करते हैं तो वो झगड़ों में तब्दील हो जाता है और डिवोर्स बन जाता है। इसलिए मार्स एक बहुत ही डिवोर्स के मामले में बड़ा ही एक्टिव प्लैनेट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फोर्थ हाउस में एक भी प्लैनेट पार्टनर, दोनों पार्टनर में से किसी के भी कुंडली में मार्स केतु या राहु का इफेक्ट आ जाए तो देखने में आया है कि उन दोनों में आपस में डीप कनेक्शन नहीं होता। फिजिकल कनेक्शन हो सकता है
सोशल कनेक्शन हो सकता है लेकिन डीप कनेक्शन नहीं होता। एक कुंडली मैंने देखी थी, मैं वहाँ उनकी थोड़ा सा आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन पति की कुंडली में मार्स चौथे भाव पे राहु, मार्स और केतु तीनों का इफेक्ट था। यानी केतु सामने 10वें भाव से बैठे हुए थे, मार्स भी 10वें भाव में बैठा हुआ था, तो मार्स केतु राहु का इफेक्ट था चौथे भाव पर। और पत्नी की कुंडली में कोमल ग्रह बुध बैठा था जिसमें बृहस्पति की दृष्टि थी। तो पत्नी स्वभाव से कोमल थी, स्वभाव उनका बहुत ही मतलब सरल था, लेकिन पति उतना ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और डिफेंस मिलिट्री एटीट्यूड था। तो दोनों पति पत्नी में कभी भी आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनी। हालांकि पिछले 4-5 साल से वो साथ हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। इवन एक मजबूरी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप को चला रहे हैं, अदरवाइज दे वुड हैव टेकन डिवोर्स। अब आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो डिवोर्स करवाता है। तो देखिए, डिवोर्स के लिए 6th हाउस जिम्मेदार है। 7th से 12th इज अगेन सेपरेशन, ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को से हटा देना। और 12th हाउस को भी मैं डिवोर्स से कनेक्टेड मानता हूँ, स्पेशली अगर वो क्रूएल प्लैनेट्स के इफेक्ट में आ जाए। पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं जुपिटर, वीनस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्रूएल प्लैनेट्स के इफेक्ट में आ जाए तो मैंने देखा है कि 12th हाउस भी सेपरेशन करा देता है। रीज़न कि वो 7th से 6th बन जाता है, 7th पोजीशन से 6th बन जाता है, इसलिए वो भी डिवोर्स का प्लैनेट बनता है। यानी 6th 12th एक्सिस जो है वो डिवोर्स की एक्सिस बन जाती है। नेचुरली देखने में आया है कि अगर 7th लॉर्ड 6th हाउस में हो या 12th हाउस में हो और किसी एक सिंगल क्रूएल प्लैनेट का इफेक्ट हो, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, तो निश्चित, या सन इज़ अगेन द प्लैनेट ऑफ डिवोर्स। रीज़न, सन इज़ ईगो, और ईगो जहाँ है, मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत लंबी मैरिज लाइफ नहीं चलेगी, तो सन भी डिवोर्स का रीज़न बन जाता है। तो अगर इनमें से किसी एक का प्रभाव भी 7th लॉर्ड पर हो और 7th लॉर्ड का कनेक्शन 6th या 12th एक्सिस से बन रहा हो, तो एक प्रबल डिवोर्स का योग बनता है, विछोह का योग बनता है, तलाक का योग बनता है। इसके अलावा भी कहीं पर भी 7th लॉर्ड का 6th लॉर्ड से या 12th लॉर्ड से कनेक्शन हो और 12th लॉर्ड एक क्रूएल प्लैनेट, याद रखिएगा 12th लॉर्ड के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो अगर एक क्रूएल प्लैनेट है तो तलाक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। 6th लॉर्ड अगर सामान्य शुभ ग्रह भी है तो भी वो तलाक की संभावना को बढ़ा देता है। तो 7th लॉर्ड का कनेक्शन 6th और 12th लॉर्ड से इस एक्सिस से बनना और किसी भी एक क्रूएल प्लैनेट का उससे कनेक्शन बन जाना प्रबल तलाक का योग बनता है। उसके अलावा जैसा मैंने आपसे पिछला केस डिस्कस किया कि अगर किसी भी पार्टनर की कुंडली में चौथे भाव पर 4 में से 3 क्रूएल प्लैनेट का प्रभाव हो जाए, 5 क्रूएल प्लैनेट हैं, सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल, उनमें से 3 का प्रभाव आ जाए तो वो अपने पार्टनर के लिए दुखदायी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग सैडिस्ट टाइप के हो जाते हैं। कई बार उन्हें पार्टनर की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अगेन एक डिवोर्स का रीजन बनता है, एक दुखी विवाहित जीवन का अंत होता है। उसके अलावा अगर खुद 7th हाउस पर भी 7th हाउस पर अगर क्रूएल प्लैनेट्स का प्रभाव है लेकिन 7th लॉर्ड पर नहीं है, यानी कि जैसे 7वें घर पे शनि, राहु, मंगल सब देख रहे हैं, लेकिन 7वें घर का जो स्वामी है वो ठीक ठाक जगह बैठा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठा है, तो देखने में आया है कि विवाह में देर हो सकती है पर डिवोर्स नहीं होता है। एक और डिवोर्स का रीज़न बन जाता है अगर 2nd और 8th एक्सिस में भी शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव आ जाए, क्योंकि ये हमारी फैमिली और फिनांस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमारी फैमिली और फिनांस क्रूएल प्लैनेट्स के इफेक्ट्स में आ जाएगी, क्रूर ग्रहों के इफेक्ट में आ जाएगी, तो निश्चित ही है कि डिवोर्स या तो फैमिली की वजह से होगा या फिनेंशियल ट्रबल्स की वजह से होगा। तो ओवरऑल अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आप देखें, अगर चौथा घर, दूसरा और 8वां घर, ये 3 घर ऐसे हैं, अगर ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, चंद्रमा और बुध के क्षेत्र मामले में एक कंडीशन होती है कि इन पे किसी और नकारात्मक प्लैनेट का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखने में आया है कि मैरिज लाइफ सस्टेन करती है, देर हो सकती है, थोड़ा सा कभी कभी बेमेल विवाह हो जाता है, अनमने मन से विवाह हो जाता है, लेकिन सस्टेन कर जाती है, डिवोर्स के केसेस नहीं बनते हैं। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें पीड़ा में आ जाएं तो डिवोर्स के केसेस बनते हैं। अब आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर कभी आपके साथ उपस्थित होऊंगा तो कुछ ऐसे योगों पर चर्चा करूँगा, कुछ ऐसी बातों के बारे में चर्चा करूँगा जिससे हम जो कुछ हद तक टाल सकते हैं, कुछ हद तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से टाल पाना तो संभव नहीं है। अगर किसी एक ग्रह की बाधा है तो आप उसको दूर कर सकते हैं, उससे अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन ला करके, कुछ छोटे मोटे उपाय करके। लेकिन अगर 2 या 3 ग्रहों की बाधा हो जाए
तो उसको टाल पाना संभव नहीं होता। फिर भी किसी वीडियो में मैं ज़रूर इस बात पर डिस्कशन करूँगा कि कैसे तलाक को थोड़ा सा दूर रखा जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात कहूँगा कि शुक्र ग्रह, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों की ही कुंडली में विवाह करवाने वाला और विवाह को सस्टेन करवाने वाला ग्रह है, क्योंकि ये रोमांस का ग्रह है, क्योंकि ये कोमल भावनाओं का ग्रह है। जब भावनाएं जुड़ जाती हैं, रोमांस जुड़ जाता है, तो विवाह चलता रहता है, वो उसको बचाने का काम करता है। तो शुक्र ग्रह के उपाय करने चाहिए। शुक्र ग्रह के कुछ सरल उपाय मैं आपको बता ही देता हूँ। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अच्छे कपड़े पहनना, सेंट वगैरह यूज़ करना, अच्छी मेलोडियस म्यूजिक को सुनना, हरी इलायची का सेवन अधिक करना, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा ग्रह है तो आप हीरा भी पहन सकते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने का काम करते हैं। हालांकि कभी इस पर मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूँगा। तो शुक्र ग्रह मैरिज को बचाने वाला, सस्टेन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति भी सपोर्टर है। बृहस्पति सपोर्टर इसलिए है कि बृहस्पति हमारी दोनों फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति भी अगर सहयोग देता है, विशेष रूप से अगर बृहस्पति की दृष्टि दूसरे या 8वें भाव पर है, तो वो मैरिज को बचाने का काम करते हैं, सस्टेन करने का काम करते हैं। उसके अलावा चंद्रमा, जो कि हमारे भावनाओं, मन का ग्रह है, जब चंद्रमा भी कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो देखने में आया है कि जल्दी से मैरिज में ब्रेकअप नहीं होता है, क्योंकि अगला जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं बनाता है, बहुत सोच समझ के बनाता है, भावनाओं में बह के निर्णय नहीं बनाता। कई बार ऐसा देखने में आया है कि डिवोर्स भावनाओं में बह के हो जाते हैं। अगर किसी मुद्दे को थोड़ा सा 1-8 महीने समय और दिया जाता, 2-4 महीने समय और दिया जाता, तो शायद तलाक नहीं होते। तो कुल मिलाकर के ये 3 ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, मैरिज को सस्टेन करते हैं। चौथा, 8वां और दूसरा भाव मैरिज को सस्टेन करता है। अगर ये सब पॉजिटिव प्लैनेट्स के प्रभाव में हैं, तो निश्चित रूप से तलाक की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आज मित्रों यहीं तक, फिर किसी दिन आपसे किसी और विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद।